नमस्कार दोस्तों, बिस्टी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम जनरली ओवरव्यू ले लेंगे कैसे चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, तो मेन जो है आई थिंक ये सेकंड चैप्टर तक ये सेकंड वीडियो में ये कवर हो सकता है चैप्टर, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स अगर रह जाएंगे उस हिसाब से वीडियोज़ आएगी। तो ठीक ही आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो हमने सबसे पहले बात करेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मतलब जब हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में कि एटम किस चीज़ से मिलकर बना है और वो क्या चीज़ है, तो उसी के अंदर जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि परमाणु संरचना। तो परमाणु हमको जैसे बताया कि अनेक कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी कण मौजूद होते हैं। जैसे स्थायी कण में आते हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये सब क्या है, स्थायी मूल कण होते हैं। इसके अलावा लेकिन कुछ अदर जो अस्थायी मूल कण वो भी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी मूल कण भी होते हैं। जैसे जिसे कहा जाता है जैसे पॉजिट्रॉन, पाई तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सब क्या है? अस्थायी कण है। जबकि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन द्वारा की गई थी। कैथोड किरणें आपको पता है, कैथोड किरणें जो है कैथोड से लंबवत दिशा में चलती है, यानी कि ये कैथोड से कहाँ की तरफ चलती है? चलती है तरफ। कैथोड यानी नेगेटिव सिरा और एनोड यानी पॉजिटिव वाला सिरा। तो ये सीधी सीधी जो ये भी कैथोड जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है और तथा ये पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। और ये किरणें ऋणावेशित होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होती है इन कणों को हमने इलेक्ट्रॉन का क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। इसका भार 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो सकता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश, यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होती है क्वांटिटी वो प्रेजेंट होती है। किरणों की एनोड किरणें विपरीत होती है किसकी? कैथोड किरणों की। इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। और प्रोटॉन किसने नाम दिया? प्रोटॉन किसने नाम दिया? रदरफोर्ड भाई साहब ने। किसने नाम दिया? रदरफोर्ड इंसान के वैज्ञानिक थे। प्रोटॉन। और ये किरणें एनोड से लंबवत दिशा में चलती है, यानी कि ये चलती है उल्टी, जस्ट उसके अपोजिट। जैसे एनोड है, एनोड से किधर किधर चलेगी? यानी कैथोड की ओर। ठीक है, किसकी तरफ? कैथोड की ओर चलेगी। फिर देखते हैं और दूसरा देखते हैं। और इसका भाग आता है प्रोटॉन के भाग के लगभग बराबर होता है, 7 × 10⁻24 ग्राम, यानी कि 1.007 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। फिर आप बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन को पता कि बस जो सबसे भारी कण होता है किसी भी एटम का, या कि जो भी कहते हैं अणु बोले या परमाणु बोले, उसका वो कहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक तरीके से न्यूट्रल चार्ज लेस जो है एलिमेंट है एटम का। अब इसकी खोज चैडविक करते हैं। ठीक है, जेम्स 1932 के अंदर इन्होंने ये करते हैं, पैलेडियम की एक और उस पर अल्फा कार का प्रहार करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। अब न्यूट्रॉन का भार लगभग हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर, यानी कि 1.008 एटॉमिक मास यूनिट है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत आवेशहीन होते, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये हीलियम के कण का दुगना, लगभग दुगना कहलाता है अल्फा कण। ठीक है, ये बेरिलियम में इस पर अटैक किया तो यहाँ पर कार्बन-12 का फॉर्मेशन और न्यूट्रॉन अलग बनता है। ठीक, फिर आ जाते हैं रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहते हैं, धोनी पतली पतली रहते हैं, उस पर कुछ अल्फा कण की बौछार करते हैं। अल्फा कण बहुत तेज गति से इस जो पत्ती है उस पर की तरफ स्ट्राइक ओवर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, कुछ जो उसमें से अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो होता है इस स्थिति को पार कर जाते हैं, सीधे अपनी रेखा में गमन कर जाते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में ऐसे गमन करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये बता रहा है कि जो भी परमाणु है आपका, ठीक है, मोस्ट जो भी परमाणु है उससे मोस्ट
पार्ट क्या है, खाली रहता है। जैसे ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट इस साइड का खाली रहता है और बीच में एक सेंटर में एक ऐसा पार्ट है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में आपको पता है कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है जिसको NGO से प्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, क्या होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जो और उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं होता जितना कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। निश्चित ऊर्जा स्तर के बाहर से, यानी कि नाभिक के बाहर और चक्कर लगा करते हैं, जैसे सूरज के चारों ओर अन्य ग्रह करते हैं, ऐसा माना जाता था अभी तक। ठीक है, अब जो कुछ कण थे वो अल्फा कण अपने पथ से जैसे सीधे सीधे जाते हैं और अपने पथ से थोड़ा डेविएट, यानी कि और कुछ पर लगभग बताया था 5000 में से कितने, लगभग एक जो है कण वापस आता है। इसका मतलब जो कोई भी एटम है तो उसका उसका क्या उसका एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि ऐसा एरिया वहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है, उसे बोला जाते हैं नाभिक, बोला जाता है क्या बोलता है, नाभिक। और फिर क्या जाता है नील्स बोर, जो नील्स बोर क्या कहते हैं, नील्स बोर कहते हैं अपनी कक्षाओं में, लेकिन कैसी वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक कक्षा से दूर होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन लेकिन करता है। यदि पहली कक्षा की ऊर्जा E1 है और दूसरी है तो E1 माइनस E2 इनका डिफरेंस किसके बराबर होता है, H न्यू के बराबर होता है, जहाँ पर न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी की, और E इन दोनों कक्षाओं के बीच की ऊर्जा का डिफरेंस होता है, जबकि H जो है प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जहाँ पर जो उनका कोणीय संवेग है वो h/2 पाएगा, h/2 पाएगा पूर्ण गुरुत्व होता है। ठीक है, और n = 1 2 2 3 4 डॉट कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक, उसके कहते हैं समरफील्ड। समरफील्ड नील्स बोर के जो मॉडल है उसको और सक्सेस से और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति न करते हुए किसमें करता है, दीर्घ वृत्ताकार जो है पथ में गति करता है। ठीक है, दीर्घ पथ में गति करता है। और उस पथ में जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा ई, वो कैसे निकालता है, E2 माइनस E1 करके, यानी कि पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में से माइनस करके लिखा जाता है। तो प्रत्येक जो एटम है उसमें बहुत सारे कोश कक्षा, यानी और कक्षा की उपकक्षा होती है, और कोश में कोश होते हैं, कोशों के भी उपकोश होते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो बारबेज ने भी इलेक्ट्रॉन का वितरण ने कहा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर हो सकती है। किसके बराबर हो सकती है, 2n² के बराबर हो सकती है। ठीक है, यानी कि 2n², जब n क्या है कक्षाओं का नंबर, इससे n = 1 के लिए क्या जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 हो जाता है, 2 × 1 2 × 2, मतलब पहली कक्षा में बारहवीं के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरे में 8 होती है, तीसरे में 18 होती है, चौथे में 32। इस तरीके से 2 8 18 32 तरीके से इलेक्ट्रॉन का वितरण किसी भी एटम के अंदर होता है। भाई किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते, मतलब बाहर सबसे ऑक्टेट कंप्लीट होना है। ऑक्टेट मतलब अष्टक, यानी कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो सके, जिससे वो इसमें अंदर आ जाए, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एटम को।